हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना पिछला वीडियो जो देख रहे थे, बीच में नया साल भी आ गया 2021 2020 सारे लोगों के लिए बहुत कठिन रहा है, तो सारे ही लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि ये वीडियो तो बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, तो खैर 2020 जितने भी लोग हैं सारे लोगों के लिए बहुत ही यादगार वर्ष तो रहा है। नॉट नेसेसरली अच्छी यादें नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अपना वही 4th चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम की बात कर रहे थे और साथ में एम्प्लॉयमेंट। हम लोग ने जो भी देखा है वो पूरे चैप्टर का नाम जो दे रखा है उसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे तो इनकम को ही पढ़ते हैं, और उसमें भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी इनकम का निर्धारण कर रहे होते हैं तो जीडीपी और साथ ही में आपकी जो इनकम है दोनों को एक मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, यहाँ पर भी आपको वो चीज स्पष्ट होकर के दिख जाएगी। और साथ ही में एक और बात समझनी है कि जब भी हम लोगों ने इनकम का निर्धारण किया था तो हम लोगों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था मानी है जहां पर हमारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस हैं, जिससे कि हमारी जो जैसे जैसे आप वस्तुओं को बढ़ाते जा रहे होते हो, बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे होते हो, तो लागत बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो वो हमारे केस में नहीं बढ़ रही है, तो इसी वजह से हमारे केस में जो आपूर्ति है उस पर प्राइस लेवल का, कीमत स्तर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये हम लोगों ने assumption मान करके काम किया हुआ था। फिर हम लोगों ने बोला हुआ था कि आगे हम लोग क्या करेंगे, इस assumption को दूर कर देंगे। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी ले लेंगे जहां पर कीमत स्तर बदलने के साथ साथ हमारा जो आउटपुट है वो बदल रहा है, मतलब कीमत स्तर भी बदलेगी। यहाँ पर हम लोगों ने कीमत स्तर को फिक्स मान रखा है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम कक्षा 12 में उसमें इतना ही रहेगा। हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तब अपने को वो चीज मिलेगी। क्या मिलेगी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत स्तर फिक्स्ड है। अभी तक नहीं होना चाहिए क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि फिक्स्ड है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो भी सीखा है वो कीमत स्तर को फिक्स मानते हुए सीखा है। और ऐसे स्थिति में ही क्या होता है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई करवाता है, जो हमारा समस्त आपूर्ति वक्र आता है, वो एकदम 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाती है। ठीक है, ऐसे लाइन बन जाती है। तो ये चीज हम लोगों ने सीखी हुई थी। तो चलिए उसी डिस्कशन को आगे करेंगे। तो हमारा जो पढ़ा हुआ था वो अभी तक था स्थिर कीमत स्तर पर। क्या पढ़ा हुआ था, स्थिर कीमत स्तर पर जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत जो है स्थिर है। और ऐसी स्थिति में समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन की बात की थी, यहां से हम लोगों ने अपनी आय निकाली थी। ये बात मैंने अभी तक आपको बताई। अब इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में, इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनॉमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या थी, अभी तक याद करो। एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपभोग प्लस निवेश की बात की थी। कंजम्पशन हमारा कैसा हो रहा था, उपभोग कैसा हो रहा था, सी बार, ये ऑटोनॉमस था, स्वायत्त था, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्मॉल सी टाइम्स वाई, प्लस इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने फिक्स माना हुआ था आई बार। ये था हमारा। ठीक, अब अगर हम लोग इसमें चेंज कर दें, किसमें करते हैं चेंज, एग्रीगेट डिमांड में, लेकिन कौन सा चेंज कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनॉमस चेंज। अब ऑटोनॉमस चेंज कहां कहां पर हो सकता है, ऑटोनॉमस चेंज का मतलब होता है स्वायत्त है। जो भी हमारे मॉडल में वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स से फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ और चीजें जिससे फर्क पड़ रहा हो, तो यहां पर सीधे तौर पर अगर आप चेंज कर सकते हो तो स्वायत्त में हम लोगों ने किस चीज को गिना हुआ है, सी बार। कौन सा, वो उपभोग जो स्वायत्त है। ऐसे ही आई बार, वो निवेश जो स्वायत्त है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर आप स्मॉल सी में भी चेंज कर रहे हो, स्मॉल सी में, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, स्वायत्त माना जा सकता है, क्योंकि ये इनकम पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, तो अगर हम ऐसे चीजों को मान लें अपने मॉडल में, क्योंकि हमारे यहाँ पर मॉडल में हम कर क्या रहे हैं, हम इनकम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकम से ये सारी चीजें स्वतंत्र हैं। ठीक, तो हम स्मॉल सी में चेंज करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में, या फिर हम लोग स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन करें, या फिर हम लोग स्वायत्त निवेश में परिवर्तन करें, ये तीनों ही तरह के परिवर्तनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमस चेंज। किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। क्यों, क्योंकि हमारे एग्रीगेट डिमांड में यही दोनों सेक्टर्स हैं, दो सेक्टर मॉडल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑन इनकम एंड आउटपुट। अच्छा, इसी को हिंदी में बोलेंगे समग्र मांग में स्वायत्त परिवर्तन का आय और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखा हम लोगों ने, ये जो हमारी लाइन जा रही है 45 अंश का कोण बनाते हुए, ये हमारी थी समस्त आपूर्ति वक्र, और ये जो लाइन है जो अल्फा का कोण बना रही है, ये हमारा है डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड। तो जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को काटता है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। तो इसी को जब हम लोगों ने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, ये हमें क्या दे देता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल, संतुलन निर्गत स्तर। अच्छा, और यहां पर हमें क्या मिल जाता है, इस तरफ आप देखोगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर आप ऐसा करके प्रोजेक्ट कर दोगे तो वही आपका इनकम लेवल भी है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात कर रखी है, तो ये जो हमारा आउटपुट लेवल आ जाता है वाई, यही आपकी इनकम आ जाती है। तो यहां से हम लोगों को वाई स्टार मिल जाता है। वाई स्टार का मतलब क्या हुआ,
जो हमारा संतुलन स्तर है। ध्यान देने की बात यह है कि देखिए ये जो हमारे 45 अंश की लाइन है, 45 अंश का कोण बनाते हुए एग्रीगेट सप्लाई, ये तो हमेशा ही ऐसी रहेगी। ठीक, अब अगर आप एग्रीगेट सप्लाई में परिवर्तन कर रहे हो, किसमें परिवर्तन कर रहे हो? एग्रीगेट सप्लाई में। एग्रीगेट सप्लाई में परिवर्तन होने की वजह से ही आपका इक्विलिब्रियम चेंज होगा। कैसे होगा? देखिए ये लाइन तो हमेशा 45 अंश का कोण बना रही है, ऐसे ही रहेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर आप ये एग्रीगेट डिमांड वाली जो लाइन है वो इसकी जगह अगर ऊपर होती, मान लीजिए समानांतर एक ऊपर लाइन खींची होती, मैं उतना अच्छा समानांतर बना नहीं पाऊंगा सीधे सीधे, लेकिन फिर भी लीजिए कि मान लीजिए ये जो पहली लाइन थी उससे ये समानांतर लाइन है। कौन सी लाइन? एग्रीगेट डिमांड लाइन। तो ऐसे में अभी इसको यहां पर काट रही है, तो अब क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में जो आपका आउटपुट आएगा वो यहाँ y1 ना होकर के, अगर मान लीजिए इस लाइन को यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, y2 पे काट रहा है तो y2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी? आय बढ़ जाएगी। तो ये क्यों हुआ? आपने एग्रीगेट डिमांड को परिवर्तित किया। अच्छा, तो एक तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने क्या परिवर्तन देखा कि आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो आपका आगे पहुंच जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है? अच्छा, यही आपका जो एग्रीगेट डिमांड लाइन है, कौन सी एग्रीगेट डिमांड लाइन है? फिर से देखते हैं, ये नीचे जो यहाँ पे नीचे जा रही है, यहाँ पे अल्फा का कोण बना रही है। अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पर एक कील ठोक दूं, ऐसे करके कील ठोक दिया, अब इसी लाइन को मैंने घुमा दिया, क्या किया? घुमा दिया, तो क्या किया? ऐसे झुकाव इसका परिवर्तित कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? झुकाव परिवर्तित करना। अगर झुकाव परिवर्तित कर दिया तो ये एग्रीगेट सप्लाई कब को पहले यहाँ पे काट रही थी, अब यहीं पे काटने लगी है, तो क्या हो जाएगा? तो भी आपकी इनकम चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको ये y मिल जाएगा, तो ये मान लीजिए y3 हो गया। अच्छा, ये जब झुकाव चेंज किया हम लोगों ने, ये कब होता है? जब आप स्मॉल c को चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ध्यान करिए, जब हम लोगों ने इस लाइन की प्रवणता की बात की थी उस स्थिति में बताया था कि इस रेखा की जो प्रवणता है वही आपका क्या है? स्मॉल सी प्रदर्शित कर रही है। तो अगर आप स्मॉल सी में चेंज करोगे तो इसका झुकाव बदल सकता है। जरूरी नहीं है नीचे आए, हो सकता है ऊपर हो जाए। तो यहीं से रहते 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 आपने झुकाव अगर इसका परिवर्तित कर दिया तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये झुकाव जाते 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 आगे भी काट सकता है। यहाँ पे काटेगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। ग्राफ से मैंने अभी तक आपको बताया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए बताया कि आप एक बार विजुलाइज करना स्टार्ट करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो कुछ भी हो रहा होगा भाई एग्रीगेट सप्लाई से नहीं हो रहा होगा। एग्रीगेट सप्लाई तो आपके 45 अंश की रेखा है, वो तो वही रहेगी। परिवर्तन आएगा एग्रीगेट डिमांड से, समग्र मांग से। ठीक, अब समग्र मांग में क्या क्या आता है? सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। वाई तो इनकम पर ही डिपेंडेंट है सीधा सीधा, तो इसको तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये या ये, इन तीनों में से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपने आप पर स्वायत्त परिवर्तन, ऑटोनॉमस। तो इन्हीं में से किसी एक चीज को देख करके हम लोग पूरी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो यहां पर हेडिंग लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आय का संतुलित स्तर। आय का संतुलित स्तर मतलब इक्विलिब्रियम इनकम समग्र मांग पर निर्भर करता है। ठीक, ये स्पष्ट हो रहा है? समग्र मांग पर, एग्रीगेट डिमांड पर, एग्रीगेट सप्लाई पर नहीं। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो फिक्स्ड ही है, वो तो रहेगी 45 अंश की लाइन। तो जो कुछ भी डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? आपका एग्रीगेट डिमांड पर। यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझनी चाहिए आगे के एनालिसिस से पहले। अच्छा, स्थिर कीमत पर ही हम लोग बात कर ही रहते हैं। अब क्या हुआ? समग्र मांग में स्वायत्त परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आय और उत्पादन हम दोनों लोग, एक उत्पादन को हम लोग नॉर्मली जीडीपी से रिलेट करते हैं और आय को हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर इनकम से करते हैं, जिसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। हमारे केस में नेशनल इनकम जीडीपी के बराबर हो रही थी। क्यों हो रही थी? मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में, 2 वीडियोस में एक्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक, और वैसे भी अगर मान लीजिए किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई बंद अर्थव्यवस्था है जहां पर आपका ह्रास नहीं हो रहा है और साथ ही में जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है? उत्पादन के कारक हैं, उन्हीं को आप सारे के सारे जो भी वस्तुएं बन रही है वो पैसा दे दोगे। क्या क्या उत्पादन के कारक होते हैं? भूमि होती है तो आप रेंट दे दोगे, काम करने वाले लोग उनको सैलरी या वेजेस दे दोगे, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने मेहनत की, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे ही जिससे आपने कैपिटल लेकर के आए हो, पूंजी लेकर के आए, उसको आप ब्याज दे दोगे। तो सारे जो ब्याज उन्हें सबको जोड़ोगे तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? इनकम मेथड से हम लोग तरह से देखते हैं ना, वैसे हमें जीडीपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का को जो भी आप पे कर रहे होते हो उन सबको मिला करके ही आपका आउटपुट की वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जीडीपी और इनकम दोनों बराबर हो जाती है, इसलिए दोनों को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब चलिए आगे इसे में क्या लिखा हुआ है बात करते हैं। देखो, अतः यदि समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो संतुलन की स्थिति में आय भी परिवर्तित हो जाती है। सीधी सी बात है जो मैंने आपको ग्राफ पे कर करके दिखाया था। अच्छा, समग्र मांग में स्वायत्त परिवर्तन का आय और उत्पादन पर क्या प्रभाव है? समग्र मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में हो सकता है।
किस किस में हो सकता है? उपभोग में परिवर्तन, आपने कंजम्पशन में परिवर्तन कर दिया। कंजम्पशन में परिवर्तन कैसे हो सकता है? सी बार में या फिर स्मॉल सी में। मैंने बताया था ना 3 चीज हो सकती हैं, सी बार में हो सकता है, सी में हो सकता है, सी बार या स्मॉल सी या फिर आई बार। और दूसरा परिवर्तन कैसे हो सकता है? निवेश में परिवर्तन हो गया। अभी तक हमने माना है कि निवेश स्वतंत्र है। अच्छा, अब लोग सोचेंगे कि निवेश तो स्वायत्त ले रखा था हम लोगों ने, कंजम्पशन को तो फिर भी हम लोगों ने सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई ले रखा था, तो कंजम्पशन तो फिर भी इनकम पर डिपेंड कर रहा था। निवेश तो हम लोगों ने बोला हुआ था ये तो स्वायत्त है, ये फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड और स्वायत्त में थोड़ा अंतर होता है। कई बार हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं पढ़ाने के टाइम पर भी, लेकिन फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि आई बार जो है वो हमेशा 50 है तो 50 ही रहेगा, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा, तो उसको हम फिक्स्ड बोलेंगे। स्वायत्त का मतलब ये नहीं होता। स्वायत्त का मतलब होता है कि आई बार 50 की जगह 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो मॉडल में हम जिस चीज को निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे यहां पर हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इनकम, आय की को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आय पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी किसी और फैक्टर पर डिपेंड हो सकता है। यानी कि मॉडल में प्रयोग किए जाने वाले जो भी वेरिएबल्स हैं उनसे स्वतंत्र है। वैल्यू कुछ हो सकती है, वो फिक्स्ड हो जरूरी नहीं है। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फिक्स्ड आप मान सकते हो, लेकिन स्वायत्तता का जो अर्थ है वो है कि वेरिएबल्स किसी मॉडल के वेरिएबल्स से स्वतंत्र हो, बस इतना चाहिए। तो हम लोग क्या मान रहे हैं? यहां पर हमने माना था कि निवेश स्वतंत्र है, यहां पर इसका अर्थ केवल इतना है कि यह आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे? स्वायत्तता की बात समझ में आ रही है आपको? ऑटोनॉमस और फिक्स्ड दोनों में अंतर है। स्वायत्त होना और निश्चित होना एकदम नियत है, ऐसा नहीं, नियत नहीं है, ऑटोनॉमस है। ठीक, तो ये भी बात समझ में आ गई। आय के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत सारे चर यानी कि वेरिएबल्स हैं जिस पर आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, ठीक, जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। क्या क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था, किसी भी अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि हम लोगों ने स्टार्टिंग मॉडल में उसको भी एक तरह से फिक्स माना हुआ था सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट चेंज होने लग जाता है। एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। क्यों? क्योंकि निवेश की जो लागत होती है ना, क्या होता है? निवेश की जो लागत होती है वो इंटरेस्ट होती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है? एक तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, आपने गांव में नई बैंक खोल दी, अब गांव के लोग आराम से लोन ले सकते हैं, तो वो खेती करने वाले मशीनों में पैसा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्रेडिट अवेलेबल हो गया, पहले था ही नहीं। पहले सूदखोर आदमी रहता था गांव में जो बहुत महंगा ब्याज दिया करता था। पुरानी मूवीज देखिए, उसमें इस तरह के लोग मिलते हैं, लाला टाइप के, 4% 5% पर मंथ का ब्याज लेते हैं, तो ऐसे लोग हुआ करते थे। अब अगर आपने क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा दी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। दूसरा क्या होता है? ब्याज की दर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो क्या हो जाता है? ब्याज सस्ता हो जाता है, और ब्याज सस्ता होने का मतलब क्या हो जाता है कि लोग ज्यादा निवेश करें। क्यों? क्योंकि निवेश करने की लागत ही ब्याज की दर होती है। तो निवेश की जो लागत है वो ब्याज है, और अगर ब्याज की दर कम हो गई तो आपकी कम लागत आएगी, इसलिए लोग ज्यादा निवेश कर सकते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मॉडल में है नहीं। हम लोग अपने मॉडल में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो कर ही नहीं रहे कहीं पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम और ज्यादा हो रहा है तो निवेश परिवर्तित हो सकता है, और क्योंकि हमारे मॉडल के वेरिएबल से स्वतंत्र है इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको भी ऑटोनॉमस है। ठीक, अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो सकते थे उनको भी हम लोग देख लिया। अब इन परिवर्तनों की वजह से किस तरह से आय बदलेगी उसको देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। कंटिन्यूएशन में ही है, इसलिए अगला वीडियो डेफिनेटली देखिएगा, तभी पूरी चीज समझ में आएगी। यहाँ पर भूमिका बन गई है कि हम लोग कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में कैसा कैसा परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्वायत्त परिवर्तन बोलते हैं, और जब वो परिवर्तन होगा तो आय में किस तरह का प्रभाव आएगा। ठीक, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।